कि हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से स्टार्टिंग करेंगे, फिजिक्स का एकदम बेसिक चीज से। ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स बता देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कुछ नहीं भी पढ़ा हो 11th 12th में, या बहुत कम चीज पढ़ा हो, नॉलेज कम हो, वो भी हम लोग के साथ में ही रहे। और जो लोग पढ़ चुके हो, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे हम लोग आगे ऊपर लेवल तक जाएंगे। ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ में क्या बेसिक है। ठीक है। एक काम करना, सब माइक ऑफ कर लेना अपना सबसे पहले। जब भी डाउट पूछना हो तभी माइक ऑन करना, इससे क्या होगा, क्लास एकदम शांत रहेगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा फोर्स के बारे में डील करना है पूरे फिजिक्स में। और सबको ही पता है कि कितना टाइप फोर्स है, नॉर्मल, टेंशन, ये सब बहुत सारा फोर्स है। तो अभी हम बेसिकली कौन कौन सा फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है, नॉर्मल, टेंशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है। ये चार जो फोर्स है, ये बेसिक फोर्स है जिसके बारे में हम लोग को अभी स्टार्टिंग में पढ़ना है। और हर फोर्स के बारे में पता है हमको पढ़ना क्या है, कि सारा फोर्स कब लगता है। सबसे पहले यानी तुमको सबसे पहले ये जानना होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ एकदम नॉर्मल लगेगा, यहाँ एकदम टेंशन लगेगा, यहाँ स्प्रिंग फोर्स लगेगा। सबसे पहले ये जानना है। और ये सिर्फ इन चारों फोर्सेस के बारे में नहीं, सारा फोर्स, स्प्रिंग आएगा, उसके बाद फ्रिक्शन आ जाएगा, धीरे धीरे फिर सूडो फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो सारे फोर्स के बारे में सबसे पहला जानकारी होना चाहिए कि वो लगता कब है। उसके बाद जो दूसरा चीज आएगा कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। मतलब हर फोर्स के बारे में यह जानना होगा कि उसका डायरेक्शन होगा किधर। ठीक है। उसके बाद एक चीज और हम लोग को पढ़ना है कि कहां पर लगता है। नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है, ये भी सीख गए, कब लगता है, डायरेक्शन किधर लगता है, पर लगता कहां पर है ये भी सीखना होगा। टेंशन फोर्स कहां लगता है, स्प्रिंग फोर्स कहां लगता है। उसके बाद जब इन सारा चीज के बारे में हम लोग पता लग जाएगा, कब, किधर और कहां, तो लास्ट में हम लोग को बस एक चीज फाइंड आउट करना रहेगा। क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि बताओ इसमें नॉर्मल फोर्स लग कितना रहा है। यानी कि अगर हम इसको अगर बात करें कि ये फोर्स, हर फोर्स के बारे में पता करेंगे कि कब लगता है, डायरेक्शन किधर होगा, कहां पर लग रहा है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा। यानी सब इसी चीज पे है, सब का देखो, कब, किधर, कहां और कितना। बस हर फोर्स के बारे में ये सारा चार पॉइंट्स अगर तुम सीख लिए ना, तो समझो कि तुमको पूरा बेसिक आ जाएगा एनएलएम का। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद छोटा छोटा चीज है, आराम से निकलते जाएगा। ठीक है। और हम आधे घंटे में हम ट्राई करेंगे कि जितना बेसिक है उसको हम निपटा ले फटाफट। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जो लोग फिजिक्स पढ़ रखे हो पूरा, मेरे को ये बताओ, नॉर्मल फोर्स जो लगाते हैं हम लोग, तुरंत लगा देते हैं, ये रहा नॉर्मल ऊपर इधर साइड में। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि नॉर्मल फोर्स कब लगाना है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, कोई भी। हाँ, एक 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 बंदा बोला, किसका अपोजिट बोला, तुम जल्दी बताओ। देखो तुम यही सब चीज, कॉन्टैक्ट जहां पड़ रहा है उसके अपोजिट। अब मेरे को बताओ, अगर कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, देखो कभी तुम देखो ये सब जो टर्म तुम लोग सीखे हो ना, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉन्टैक्ट के अपोजिट। अरे अपोजिट तुम बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन के अपोजिट। परपेंडिकुलर हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ये सब बोलना सीखो। कॉन्टैक्ट मतलब क्या, आगे देखो सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहला चीज कि नॉर्मल कब लगाना हो, तो सिंपल हम लोग बोलेंगे बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट। सबसे पहला तो कि अगर बॉडी कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा, बात खत्म। यहीं पे हम ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, मेरे पे नॉर्मल लगेगा। ठीक है। अगर हम हाथ यहाँ रख दिए तो मेरा हाथ इस बोर्ड के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा। ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल किधर लगता है, अगर एक एग्जांपल ले कि अगर एक सरफेस पे एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगाते हैं, ये सबको पता होगा, बहुत बेसिक है। किधर लगेगा इस ब्लॉक पे नॉर्मल, ऊपर। अब हम पूछे कि ऊपर क्यों, बोला क्या आंसर दोगे। तो एक मिनट, एक मिनट, इसको, हाँ हाँ, इसको अच्छे से ये बताना है कि सबसे पहले हमको वो कॉन्टैक्ट सरफेस बनाना था। ये रहा कॉन्टैक्ट सरफेस। अब सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर भी पॉसिबल है और नीचे भी पॉसिबल है। सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमको गारंटी के साथ बोल रहा है कि ऊपर लग रहा है, तो इसको हम देंगे कैसे।
तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ सब पढ़े होगे, ऐसा कोई नहीं कि न्यूटन का थर्ड लॉ कोई नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप किसी पर फोर्स लगाते हैं तो वो भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो तुम ये बताओ, जब बॉक्स हम ग्राउंड पर रखते हैं तो बॉक्स ग्राउंड को किधर धकेल रहा होगा? नीचे की ओर। तो तुम्हारा सरफेस तुम्हारा बॉक्स को किधर धकेलेगा? ऊपर। और सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये, हाँ ये सिंपल सा चीज है जो सबको पता रहता है। लेकिन अगर कोई बोला कि सरफेस के परपेंडिकुलर, और अगर इसी बॉक्स के जगह पर अगर हम एक बॉल रखें, अब मेरे को बताओ, ये जो बॉल कांटेक्ट में होगा तो ये क्या पूरा सरफेस कांटेक्ट में होगा कि सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में होगा? पॉइंट। हाँ, अब जो तुम लोग स्टार्टिंग में बोल दिए डेफिनेशन की सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या सरफेस कांटेक्ट में कि सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में? अब कैसे बनाओगे नॉर्मल, बताओ। अच्छा, मतलब इसका मतलब देखो, हाँ ये बोलना सही है, उस पॉइंट पे सबसे पहले टेंजेंट बनाना होता है। ठीक है, और हमेशा जो नॉर्मल ड्रॉ होता है, पढ़े होगे मैथ्स में, पॉइंट पर कभी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एक पॉइंट पर अगर तुमको बोले कि इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाओ, कहां से बनाओ? बन ही नहीं सकता। नॉर्मल हमेशा किसके बनता है? एक लाइन पे बनता है। तो उसी टाइप से सबसे पहले उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जाएगा नॉर्मल। यानी कि अब अगर हम नॉर्मल को अच्छे तरीके से डिफाइन करें तो हम सिंपल बोलेंगे कि नॉर्मल तो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में होता है तब लगता है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर टू द किसका? सरफेस बोले या बोले टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोल सकते हैं? ये बोलना सही है। इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छे से स्टेटमेंट्स वगैरह समझो। सिंपल ये नहीं बोलेंगे कि सरफेस के परपेंडिकुलर, हम बोलेंगे कि वो परपेंडिकुलर होता है किस पर? टेंजेंट पे। और कौन से टेंजेंट पे? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला टेंजेंट। अब मेरे को बताओ, यहां पर एक ही पॉइंट कांटेक्ट में कि बहुत सारा पॉइंट कांटेक्ट में? बहुत सारा पॉइंट। तो पता है, हाँ तो एक्चुअल में होता क्या है पता है? कि सारे पॉइंट पे नॉर्मल लगता है, सारे पॉइंट पे। और हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स, सारे फोर्सेस को ऐड करके, देखो सारा फोर्स अगर वेक्टर हल्का सा ही पढ़े हो तो सबका डायरेक्शन ऊपर है, तो क्या सबको मिला के एक ही फोर्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? है ना? तो इसीलिए हमेशा याद रखना, नॉर्मल जो लगता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और हमेशा कभी मत बोलना कि बीच से पार होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ इलिप्स, मतलब कुछ ऐसा टाइप का शेप अगर हो, ऐसा टाइप का, तो इसका नॉर्मल अभी भी देखो टेंजेंट ऐसे ही लगेगा। और कोई जरूरी नहीं कि वो सेंटर से ही पार कर रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमेशा जो वो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सबका कहानी हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, इसको उतारना चाहते हो क्या? उतारोगे क्या कुछ? हाँ उतारो, फिर उतारो। हाँ। और कोई चालाकी मत करना कि स्क्रीनशॉट ले लेके रख रहे हैं, उससे बस खाली मोबाइल का स्टोरेज बढ़ेगा और कुछ नहीं। इसलिए कॉपी में उतारो, थोड़ा लिखोगे ना तो थोड़ा दिमाग में भी जोर आएगा। और आराम से, पता है, हर चीजों को ना बारीकी से पढ़ो। हम बार बार इस स्टेटमेंट पे हम तुम गौर कर रहे हैं, हर चीज को एकदम बारीकी से, तब जाके फिजिक्स पर कमांड आ पाएगा। वरना ऐसे ही खाली ऊपर ऊपर पढ़ोगे ना, नहीं सीख पाओगे, बहुत दिक्कत आएगा फिजिक्स में। हो गया? चलो, इस नॉर्मल के बारे में थोड़ा हम लोग डायग्राम बना के फोर्स फोर्स ड्रॉ करके थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, सिर्फ थ्योरी से कुछ फिजिक्स नहीं सीखा जा सकता। जैसे कि अगर ये ग्राउंड है और इसमें दो बॉडी है, अभी सिर्फ नॉर्मल के बारे में सोचना और कोई फोर्स के बारे में नहीं, बाकी धीरे धीरे सब सीखेंगे। जैसे यहाँ दो बॉडी है, ए और बी, और तुमसे बोला गया कि बी पर बताओ नॉर्मल किधर लगेगा और ए पर नॉर्मल किधर लगेगा। एक बार ड्रॉ करना फटाफट अपनी कॉपी में जल्दी, फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको। सिर्फ नॉर्मल,
और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल ड्राइंग नहीं करने आएगा आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। एकदम सही। हाँ, तो यहीं पर देखो कंसेप्ट धीरे धीरे सीखते जाओगे। जिस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं हम ही बताते हैं। ये बी एक के साथ कांटेक्ट में, और किसके साथ कांटेक्ट में है, ए के साथ। तो अगर हाँ तो न्यूटन न्यूटन माइक ऑफ करना, न्यूटन थर्ड लॉ से अगर देखा जाए तो बी ए को नीचे धकेलेगा तो ए बी को ऊपर धकेलेगा, तो इसको लिख देते हैं N1। अब ए को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये यहां भी कांटेक्ट में है और यहां भी कांटेक्ट में है, यानी कि एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, जितना कांटेक्ट उतना नॉर्मल। जैसे मेरा अगर दो पैर है तो मेरे दोनों पैर में नॉर्मल लग रहा होगा, सिंपल सा, यानी जितना कांटेक्ट होगा उतना नॉर्मल लगेगा। यानी एक नॉर्मल यहां पर लगेगा और एक नॉर्मल यहां पर लगेगा, तो ग्राउंड इसको ऊपर ही धकेल रहा होगा N2। और इस पॉइंट पर नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा या नीचे लग रहा होगा, सोच समझ कर बताना। नीचे लगेगा। क्यों नीचे लगेगा, क्योंकि याद करो इस ये जब इसको ऊपर धकेला था तो ये इसको नीचे धकेल रहा था, और ये वाला भी N1 ही होगा, यहाँ N3 हम नहीं लिख रहे हैं। ये वाला जो फोर्स है इसको N1 ही लिख रहे हैं, इन दोनों को N1। कोई बता सकते हैं इन दोनों को N1 ही क्यों लिखे, सेम क्यों था? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इन दोनों का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच का आपसी फोर्स है, वो आपसी मतलब ये जितना इस पे लगाया था वो उस पे उतना लगाया, इसलिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था। और ये वाला जो फोर्स है वो ग्राउंड लगा है। अगर हम चाहे कि ग्राउंड का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कि ग्राउंड पे नॉर्मल किधर लग रहा है, तो बताओ तो ग्राउंड पे नॉर्मल किधर बनाओगे? अरे अरे, ऊपर नहीं, नीचे होगा ना, नीचे होगा। और ये नॉर्मल किसके बराबर होगा, N1 के बराबर होगा, N2 होगा या N3 होगा? कुछ N2 होगा, क्योंकि ग्राउंड और किसके बीच कॉन्टैक्ट है, ग्राउंड और ए के साथ कॉन्टैक्ट पे है। तो हाँ, तो एक में ए में कौन सा लगा था, N2 लगा था, तो ये भी ग्राउंड पे कौन सा लगाएगा, N2 लगाएगा। हाँ, तो ये सब सीखना है कि कहाँ सेम करना है, किधर लगाना। इसको फिर से रिपीट करें क्या? हाँ, रिपीट कर रहे हैं, चलो। हाँ, ठीक है ठीक है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। चलो बढ़िया है कि सब नहीं अगर पता है तो सीखो यही से। जैसे कि अगर हम सिंपल बोले कि बी को देखो, जिसको वॉच कर रहे हो ना तो उसी को देखो, बाकी सबको भूल जाना है। और हर फोर्स कौन सा ड्रॉ करना है, जो मेरे ऊपर लग रहा हो। हम किसी पे लगा रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे बी किस पे लगाया, ए पे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब बी ए पे लगाएगा तो ए बी पे भी लगाएगा, तो बी पर किधर लगाएगा, ऊपर। जो फोर्स लग रहा हो उसको देखना, तो उस पे लगा ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ से बोलेंगे ये भी ए पे लगाएगा किधर, नीचे, इसीलिए ये N1 और N1 सेम लिखे हैं। ठीक है, अब एक कॉन्टैक्ट यहां पर है, ग्राउंड पर है। तो यहां को अगर ध्यान से देखा जाए तो ए ग्राउंड को नीचे धकेला, कितने से धकेला, N2 से, तो ग्राउंड भी इसको ऊपर धकेलेगा कितने से, N2 से, इसलिए N2 N2 सेम लिखे। समझ में आया सबको? चलो अब एक एक हाँ चलो, तो नॉर्मल में और थोड़ा इसको इलोबरेट कर लेते हैं बढ़िया से। कुछ ऐसा है, मतलब एक बॉक्स है कुछ इस टाइप से जो फिक्स है, उसके अंदर दो बॉल रख दिया है। एक बॉल ए है, एक बॉल बी है। अब तुमको बताना है, यहाँ पर ड्रॉ करना अच्छे से, जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे उतना बढ़िया है। ए और बी दोनों का बताओ तो डायग्राम कि नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा। चलो, हाँ एकदम सही, ए पे, हाँ बी पे तो लगे, यानी सिंपल, जितना कांटेक्ट उतना नॉर्मल। बस हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ तुम N1 N2 सेम रख रहे हो और अलग अलग रख रहे हो, बस ये देखना। देखो यहाँ देखो ध्यान से, एक यहाँ कांटेक्ट, एक यहाँ कांटेक्ट, एक यहाँ कांटेक्ट, एक यहाँ कांटेक्ट, जितना कांटेक्ट उतना नॉर्मल। N1 N2 N3 N4। और ये वाला जो नॉर्मल होगा ना इन दोनों के बीच, वो कॉमन होगा। ठीक है, अब किधर किधर लगेगा। और देखो एक चीज और, बार बार न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन को परेशान नहीं करना है, ठीक है, अपने को बस ये सीखना है कि अगर हम किसी के ऊपर खड़े हैं, नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो वो नॉर्मल फोर्स क्या सिर्फ पुश ही कर सकता है, कि हम इस पे खड़े तो जमीन को ऊपर खींच सकते हैं? क्या होगा, नॉर्मल पुशिंग फोर्स बोलोगे कि पुलिंग फोर्स बोलोगे, क्या बोलोगे?
नॉर्मल पुलिंग फोर्स कैसे होगा? क्या अगर हम देखो ध्यान से, अगर हम इस बोर्ड को पुश हाँ पुशिंग ही होगा। देखो अगर हम इसको धकेल रहे हैं तो हम अगर बोर्ड को देखोगे तो बोर्ड पे पुश फोर्स है, और मेरे हाथ पे देखोगे तो ये भी हमको पुश कर रहा है कि खींच रहा है? क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो हमेशा याद रखना एकदम शॉर्टकट कि नॉर्मल इज पुशिंग फोर्स। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि नॉर्मल हमेशा धकेलेगा। तो इस पॉइंट पर बी को किधर धकेल रहा होगा? इधर धकेल रहा होगा N1। इस पॉइंट पे बी को किधर धकेल रहा होगा? इस तरफ धकेल रहा होगा N2। ग्राउंड इसको यहां से किधर धकेल रहा होगा? ऊपर धकेल रहा होगा N3। ये भी इसको इधर धकेल रहा होगा N4। और इस पॉइंट पर इधर धकेल रहा होगा अपोजिट साइड में। और क्या इसको भी N2 बोल सकते हैं? क्योंकि ये दोनों कॉमन होगा N2 N2। हाँ या ना? हाँ, तो बस जितना हम समझा दिए नॉर्मल के बारे में, ठीक है, इतना काफी है। धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाएंगे तो नॉर्मल के बारे में और पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, उसको उतार लो अगर उतारना चाहो तो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस टेंशन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जिस तरह नॉर्मल में हम लोग बात किए कि कब लगता है तो बॉडी कांटेक्ट में होना चाहिए, तो उसी टाइप से अगर बात करें कि टेंशन फोर्स कब लगता है तो क्या आंसर दोगे तुम लोग? हाँ, बस अब यही चीज थोड़ा इसलिए तो बोला ना, हमको आधा खाली मेहनत लगेगा तुम लोग के दिमाग से आधा नेगेटिव निकालने का। दिमाग में सबके बैठा हुआ है कि टेंशन खाली स्ट्रिंग में लगता है। तुमको अगर हम टांग दे ऊपर, क्या तुम्हारे बॉडी में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धागे में ही टेंशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। तो हम सिंपल बोलेंगे कि कोई भी बॉडी को तुम स्ट्रेच करो, कोई भी बॉडी को अगर स्ट्रेच कर रहे हो तो उस बॉडी में टेंशन आएगा। बात खत्म। अब हम लोग के दिमाग में स्ट्रिंग इसलिए बैठा हुआ है ना, क्योंकि हम लोग बचपन से ही खाली स्ट्रिंग पे ही क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं और उसी पे टेंशन लगाते आ रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक रॉड को भी अगर हम ऐसा टांग देना, ये अगर रॉड है और इसके नीचे अगर ऐसा मास लगा दिया जाए, क्या इस रॉड में भी टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? तुम बताओ पहले। आएगा। तो सिंपल हम लोग बोलेंगे कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेच हो तो उसमें तुम्हारा टेंशन फोर्स लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग का, क्योंकि पढ़ना स्ट्रिंग के बारे में ही है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग का, सबसे सिंपल, कि अगर एक बॉडी है ए और एक धागा है स्ट्रिंग में, तो जाहिर सी बात है ये ए स्ट्रिंग को खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? खींच रहा होगा, तो टेंशन तो आएगा। ठीक है, माइक ऑफ कर लेना जी सबको, है ना, डिस्टर्बेंस बहुत होता है। देखो, तो अगर इस धागा को देखा जाए तो इस धागे में टेंशन आएगा, जाहिर सी बात है। अब किधर आएगा? ठीक है, तो अगर इस बॉडी को देखा जाए, इस बॉडी को सिर्फ वॉच किया जाए, तो ये बॉडी इस स्ट्रिंग को ऊपर धकेल रहा होगा कि नीचे खींच रहा होगा? क्या कर रहा होगा? नीचे खींच रहा है ना? तो अगर हम बात करें कि जब ये बॉडी स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो ये स्ट्रिंग न्यूटन थर्ड लॉ से बोल सकते हैं इस बॉडी को ऊपर खींचेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कि टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर। लेकिन हम बार बार ये एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से क्या चलेंगे कि अगर हम तुमको बोले कि ये लो एक धागा, तुमको एक धागा दिए और बोले कि किसी को पुश करके दिखाओ, क्या धागे से किसी को पुश कर दोगे तुम? कभी नहीं कर सकते। तो धागे से तुम कर क्या सकते हो? पुश कर सकते हो कि पुल कर सकते हो? पुल कर सकते हो। तो टेंशन जो होगा, क्या उसको सिंपल बोल सकते हैं? पुलिंग फोर्स। ठीक है, वो सिर्फ खींच सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि मान के चलो, इसको एक प्रैक्टिकल सोचो कि अगर इस बॉटल पे हम एक धागा लपेट दें और ये धागे हाथ मेरे पास है, तो हम बोले अगर हम इधर खींचेंगे तो बॉटल इधर आएगा, अगर हम थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके इधर खींचेंगे तो बॉटल इधर आएगा। या फिर हम सिंपल बोले, क्या बोल सकते हैं कि जिधर धागा रहेगा टेंशन का डायरेक्शन उधर ही रहेगा? क्या ये बोलना एकदम सही होगा कि गलत होगा?
अगर हम तुम पे गलत कैसे होगा बताओ, कैसे बताओ। हम्म। ठीक है। तो मतलब एक टेबल है, चलो तुमको मान के चलते हैं कि ये टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है। चलो बताओ धागा किधर था तुम्हारा। इसके, अच्छा मतलब यहाँ से धागा ऊपर लटका हुआ और यहाँ से दो ऑब्जेक्ट लटका हुआ। तो टेबल, टेबल पे लटका हुआ है यहाँ से। मतलब कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि ये अगर टेबल हम बनाए, ठीक है, ऐसा टेबल हम बनाए, तो दो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तुम्हारा। अच्छा ऐसे बोल रहे हो क्या। इस टाइप से, अच्छा तो इस टाइप से बोल रहे हो तो तुम टेंशन किस पे बात कर रहे हो, इस टेबल पे बात कर रहे हो कि इस ब्लॉक पे बात कर रहे हो। मिडिल मतलब यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम स्ट्रिंग पे टेंशन का बात कर रहे हैं कि हम बॉडी पे टेंशन का बात कर रहे हैं। हम किसका बात कर रहे हैं यहाँ पर, बॉडी का। तो हम बॉडी के लिए बात कर रहे हैं कि उस बॉडी पर टेंशन किधर होगा, तो हम सिंपल बोलेंगे ज्यादा, धागा जिधर होगा टेंशन का डायरेक्शन उधर होगा। हम ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा। ये सही होगा, यानी कि अब हमको बिना कुछ सोचे समझे सिंपल हम बोलेंगे कि जिधर धागा होगा उधर टेंशन होगा। जैसे हम अगर हमको इसका बनाना होगा तो हम बोलेंगे धागा किधर है, ऊपर है, टेंशन ऊपर, बात खत्म। ठीक है, अब रहा बात इस धागे के हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर क्या टेंशन सेम होगा कि अलग भी हो सकता है, या डिपेंड करता है किसी सिचुएशन पे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पढ़, नहीं 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 ऐसे नहीं बोल सकते सेम होगा, ये डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। माइक ऑफ कर लेना अब। नहीं नहीं मास के कारण नहीं, अगर तुम खुद समझो कि अगर तुम्हारा हाथ को हम बांध दिए और ऊपर लटका दिए, तो सबसे ज्यादा दर्द तुम्हारे हाथों में होगा या पैर में होगा, कहाँ दर्द सबसे ज्यादा होगा। हाथ में होगा, यानी कि टेंशन सबसे ज्यादा तुम्हारा हाथ में है, पैर पे कम है। इसका मतलब ये टेंशन डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर दो कंडीशन होगा कि अगर तुम्हारा मास है, किसका, स्ट्रिंग का, तो तुम्हारा जो टेंशन होगा वो वेरिएबल होगा। इसका भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कि टेंशन कैसे वेरी करता है। और अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस का मतलब कोई मास नहीं, मास जीरो, या और एक और चीज बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब रबर के जैसा खींच नहीं सकता, इनएक्सटेंसिबल। तो अगर ये केस हो, और इसी केस को आइडियल केस बोला जाता है, और इसी को आइडियल स्ट्रिंग भी बोला जाता है, इसलिए कभी पढ़े होगे आइडियल स्ट्रिंग, कभी नाम सुने आइडियल स्ट्रिंग का। हाँ तो जब भी स्ट्रिंग आइडियल हो उसी केस में टेंशन सेम होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ऐसे कभी मत बोलना कि धागा है तो टेंशन सेम है। धागा है तो वो डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, तो अगर मास है तो वेरी करेगा, और अगर वो मासलेस है, कोई मास नहीं है, तो उसका टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको भी उतार लो सबसे पहले। ठीक है, और ये सब छोटा छोटा जानकारी ना एकदम रखो, वरना आगे बहुत दिक्कत होगा। एकदम पढ़ना, सब कुछ पढ़ना। चेन वाला चेन लटका देंगे तो उसमें टेंशन वेरी करेगा, इसलिए बोले सब पढ़ना। कहीं मत सोचना कि वो सब कुछ ये हटाना है, ये सब जितना पढ़ सके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है, तो अगर मान के चलो एक सिंपल सा, एक सिंपल सा, बहुत सिंपल, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है। अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, इधर उतार लिए ना सब कोई, इधर तो व्यस्त तो नहीं हो ना। उतार लो, देखो अभी तक हम लोग, अब माइक ऑफ कर लेना, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि अगर मासलेस है, कोई मास नहीं है, तो थ्रू आउट धागे में टेंशन सेम रहेगा, थ्रू आउट। ठीक है,
अगर धागा डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस बोले तो जैसे यहां पर ये धागा यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, तो यहां से लेकर यहां तक धागे में टेंशन T1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद धागा जैसे ही अलग हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक धागे में टेंशन कितना होगा T2। यानी यानी हाँ, यानी कि इसको कंसेप्ट वाइज कैसे समझना है कि जब तक धागा सेम है, ठीक है, जब तक तुम्हारा धागा, किसका माइक बहुत आवाज कर रहा है? एक हेडफोन खरीद लो, हेडफोन ईयरफोन लगा लो आराम से एकदम, ठीक है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। देखो, जब तक तुम्हारा धागा सेम रहेगा, जब तक, तब तक तुम्हारा टेंशन सेम रहेगा। जैसे धागा अलग हुआ तो टेंशन तुम्हारा अलग होगा। तो इसमें हो गया T1 और इसमें हो गया T2। ठीक है, अब समझ। अगर हम बी पर बात करें टेंशन किधर है, तो कुछ नहीं सोचना है, सिंपल बी पे देखो धागा किधर है, ऊपर है, टेंशन T2 ऊपर होगा। ए कितने धागे से कनेक्टेड है, एक की दो? देखो ध्यान से, दो धागा है, सिंपल देखो, एक धागा ऊपर T1 ऊपर, एक धागा नीचे T2 नीचे, बस। मतलब बहुत आसान है, टेंशन बहुत आसान फोर्स है, बस खाली देखना है कि जब तक धागा सेम है टेंशन भी सेम रहेगा, धागा अलग हुआ टेंशन अलग, धागा जिधर होगा तुम्हारा टेंशन उधर होगा, बस यही लॉजिक याद रखना है सिर्फ टेंशन में। ठीक है, और सबसे आसान फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे आसान, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? हाँ, सिंपल सा, कोई भी दो बॉडी के बीच अगर मास हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पर अब लोग मेनली किसका बात करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, कि अर्थ के कारण इन सारे जितना भी, इस अर्थ पे जितना भी ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है सब पे एक फोर्स लगता है। यानी किसी भी बॉडी का अगर मास m है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg, सबसे आसान। अच्छा, इस m को अगर हम टेढ़ा कर दे तो क्या mg भी टेढ़ा हो जाएगा कि अभी भी नीचे ही लगेगा? अभी भी नीचे नहीं, हाँ। उसको ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इतना कुछ सीखने के बाद हम सब कुछ सिखा दिए, नॉर्मल सिखा दिए, टेंशन सिखा दिए, ग्रेविटेशनल भी सिखा दिए। बस इतना ही कुछ सीखने के बाद एक हम सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब हर बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं एफबीडी। ठीक है, तो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, इसका कैपिटल एम है, एक आदमी इसके ऊपर खड़ा है, और यहां से धागा ये पकड़ा हुआ है, एक पुली है, और ये धागा इसी से कनेक्टेड है, और ये पूरा सिस्टम हवा में लटका हुआ है, और इस आदमी का मास m। क्वेश्चन देख के डरना मत कभी, ठीक है, सबसे पहला फिजिक्स यही है कि देख लिए कि पता नहीं आदमी कहाँ लटका है, कितना लटका है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर एक आदमी इसी ब्लॉक के ऊपर खड़ा है, उस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, और वही स्ट्रिंग इस ब्लॉक से अटैच्ड है। अभी कुछ नहीं सोचना है कि पता नहीं आदमी गिर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, अभी कुछ नहीं सोचना है। अभी सिर्फ ये सोचना है कि इस आदमी पर, यानी कि तुम बनाओ इस आदमी पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, किधर लगेगा ये बताओ, और उस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा हमको ये बताओ। चलो, पहला क्वेश्चन आराम से, गलती होगा, हाँ बोलो। यहाँ ड्रॉ 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 करो ना, ड्रॉ करो, कॉपी में ड्रॉ करो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे फटाफट। देखो, जिसका एफबीटी सही बनेगा ना, 90% क्वेश्चन उसका सही बनेगा, हम पहले ही बता रहे हैं। और जिसका एफबीटी गलत बनेगा उसका जिंदगी में कभी आंसर सही नहीं आ सकता। इसलिए सबसे पहला एम रखो कि एफबीटी सही बने मेरे, पूरे फिजिक्स में, और सिर्फ इसके लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं, सारे पूरे फिजिक्स में अप्लाइड है। ठीक है, चलो सब बना लिए अगर हो गए तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि कौन सा फोर्स। हाँ, तो सबसे पहले इस, ये आदमी कांटेक्ट में है तो इस पे एक नॉर्मल ऊपर लगेगा। ठीक है, इसका एक
इसका एक मास है तो इसका mg नीचे लगेगा। अब टेंशन लगेगा, सीधा धागा ऊपर है टेंशन ऊपर, उतना सोचना ही नहीं है कुछ। ये क्लियर है। अब इस ब्लॉक पे आते हैं, एक टेंशन टी ऊपर होगा, एक मिनट इस पे नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, माइक माइक ऑफ कर लो जरा सबको, है ना, बहुत डिस्टर्बेंस। देखो, नीचे जो फोर्स लगेगा वो कैपिटल एम जी लिखे या एम प्लस एम जी लिखे, बस बस यही यही। अब समझो, अब सुनो सुनो पहले, यही जो तुम बोले ना एम प्लस एम जी, तुम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हो, इसका इसका बना रहे हो ना। तो इसका मास कितना है, कैपिटल एम है ना, तो इस पे सिर्फ कैपिटल एम जी बनाना है। इसलिए तो बोला जब इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो बाकी पे नहीं देखना है। अब अभी कंप्लीट है या कुछ फोर्स बाकी है, अधूरा है कुछ? नॉर्मल, किधर 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 किधर, नीचे की तरफ। ये हो गया कंप्लीट एफबीडी। इतना अगर बना लिए ना, उसके बाद कुछ भी बोला जाए कि ये सिस्टम रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब सब जानते हैं, नेट 40, इस पे नेट 40, उस पे नेट 40, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला चीज है कि आपको एफबीडी आना चाहिए बढ़िया से। फ्री बॉडी डायग्राम जिसको बढ़िया से आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हम बस बताएं कि एफबीडी समझो कैसे बनाते हैं। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एफबीडी ऑफ पुली, जो सबको डर भी लगता है बहुत, और किसी किसी को मजा भी आता है पुली से। ठीक है, तो पुली का एफबीडी बनाना कैसे है? ठीक है, सबसे पहले मान के चलो कि इसी पुली का एक एग्जांपल लेते हैं, इसी पुली का। ठीक है, उस पुली को पहले यहाँ रख दो अच्छे से, ऐसे एक धागा ऊपर है, दो धागा नीचे है। ठीक है, अब हम क्या बोले थे कि सिंपल ऐसे समझो, जिधर धागा है उधर टेंशन है। तो देखो, यहां से लेकर यहां तक धागा उसके ऊपर लपेटा हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक धागा उसी को दे दो, लपेटे हुए रहने दो। यानी जितना धागा पुली पर लपेटा हुआ है उसको छोड़ दो। अब मेरे को बताओ, एक धागा इधर है और एक धागा इधर है, तो क्या बोल सकते हैं दोनों साइड से नीचे खींच रहा होगा उस पुली को? हाँ या ना? तो दोनों साइड टेंशन सेम होगा। इसका इको हो रहा है जी बहुत। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं एक हेडफोन लगा लो, वरना क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होगा। हेडफोन लगाने ईयरफोन लगाने से ना कुछ दिक्कत नहीं होगा, और आराम से माइक ऑन रख सकते हो, जितना देर ऑन रखो, ऐसे इको होगा बहुत। और देखो, एक धागा ऊपर भी है, तो एक धागा ऊपर है तो इसको ऊपर बोल देते हैं टी डैश। ठीक है, अब समझना कि अब पुली भी दो टाइप का होगा। एक आइडियल पुली होगा जो हम लोग को अभी एलएलएम में पढ़ना है, और एक नॉन आइडियल होगा जो जाके हम लोग को वहां पढ़ना है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, जब पुली रोटेट करेगा अल्फा वगैरह। और आइडियल नॉन आइडियल किस केस में, तो जब मास जीरो होगा तो आइडियल, और मास नॉन जीरो होगा तो नॉन आइडियल। ठीक है, और ये फ्रिक्शन लेस होता है, यानी कि उसके ऊपर, मतलब अभी जो एलएलएम में पढ़ेंगे ना, वो पुली रोटेट नहीं करता, उसके ऊपर धागा ना स्लाइड करता है, फ्रिक्शनलेस होता है। और आगे जब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें वो पुली पूरा घूमेगा। ये किसी को थोड़ा पता नहीं रहता, इसलिए हम पहले ही बता देंगे। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि अगर इसका मास जीरो है, समझना, अच्छा इसको आगे हम बता देंगे, अभी समझ में आ रहा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम? कोई दिक्कत? अगर अगर कुछ ऐसा है, ए बी सी, ठीक है, हमको इतना उम्मीद है कि ए बी सी का तुम बना लोगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा धागा कंटिन्यूअस है, पूरा धागा यहां से यहां तक। तो इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी होगा। इस धागे, ये जो धागा है इसमें भी टी होगा कि कुछ अलग टेंशन होगा? अलग होगा, टी डैश। ठीक है, इस पुली को नाम देते हैं P1। एक काम करो, इस P1 का फ्री बॉडी डायग्राम जरा बनाना, कैसे बनाओगे? एंगल, अभी एंगल से कोई मतलब नहीं है, बाकी आगे जब रेस्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो बनाएंगे। ठीक है, वैसे मान लो कि ये एंगल थीटा है दोनों तरफ।
देखो ध्यान से, बहुत आसान सा चीज है जी। एक धागा नीचे है तो एक धागा नीचे है मतलब टी डैश नीचे होगा, ठीक है। और दो धागा जो है वो देखो ध्यान से कुछ इस शेप में है, देखो तो, यानी कि दोनों धागा कुछ ऐसा खींच रहा होगा टी और टी से, समझे जी? समझ में आया कि नहीं आया सब कुछ? बस ठीक है, अब इतना सिर्फ समझ गए हो ना, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगा ना। और एक कंसेप्ट लास्ट में हम बता रहे हैं, इफ पुली इज अटैच्ड, अभी अभी तक जितना पुली पड़े सब हवा में लटका हुआ था। इफ पुली इज अटैच्ड टू एनी बॉडी और वेज, मतलब कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऐसा जहां पुली ऐसा लटका हुआ है, एक मास इधर है, ए, एक मास इधर है, इसको M1 लिखते हैं, इसको M2 लिखते हैं और इसको M3 लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि जब M1 M2 और M3 का जब फ्री बॉडी हम बनाएंगे, जब भी, ठीक है, तो जब भी पुली किसी वेज के साथ अटैच होगा, तो जब हम M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे, याद रखना इसको, तो उस पुली को भी साथ रखना। ऐसा नहीं कि जब M3 का बनाएंगे तो पुली उखाड़ के फेंक देंगे, कभी नहीं। ये हमेशा याद रखना कि जब भी पुली अटैच है किसी बॉडी या वेज से, ठीक है, डोंट डिटैच द पुली। पुली को कभी मत हटाना, ये बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि पुली को हटाओगे बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो, एक काम करते हैं, इसको पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना ही लेते हैं, चलो बनाओ, तो M3 का बनाओ, M1 का बनाओ और M2 का बनाओ जल्दी। और एक चीज और याद रखना, बहुत लोग क्या करता है ना, जब M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है तो M1 को ऐसे बना देता है, ऐसे मत करना। जैसा जैसा ओरिएंटेशन पहले है, M1 अगर ऐसा है तो M1 को ऐसे ही रहने देना, ठीक है। जरा M1 बनाओ तो फटाफट, जितना जल्दी हो सके, हम 1 मिनट का समय देते हैं। M1 M2 M3 सबका बढ़िया से। बन गया ना, चलो बढ़िया। देखो M2 का बहुत आसान है, टेंशन T ऊपर M2G नीचे, ठीक है। M1 का बनाते हैं, तो M1 किसी के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल जो लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, वो लाइन जो होगा नॉर्मल N। M1G किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और एक धागा है, जिधर धागा उधर टेंशन, बना दिया सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं M3 पे, ठीक है। तो M3 पे देखो, सबसे पहले कितना नॉर्मल लगेगा जल्दी बताना, M3 पर 2 लगेगा, 10। फिर इसीलिए तो बोले ना, पुली को डिटैच नहीं करना है, पुली को हमेशा उसके साथ ही रखना है। हाँ, 2, एक ग्राउंड, ग्राउंड लगाएगा ऊपर N2, और एक इसके परपेंडिकुलर N1, ठीक है। ये N1 और ये N1 दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। किसका माइक कौन है जी? देखो ये N1 और ये भी N1 दोनों सेम होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है। अब रहा बात उस पुली को, तो पुली पे देखो, ये धागा, एक धागा इधर है तो टेंशन इधर हो गया, और एक धागा इधर है तो टेंशन T इधर। ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, और एक M3 से छूट गया सर। कि इतना लोग बनाए थे, देखो तो कि कहीं को छूट गया था,
ठीक है, इसलिए अपने आप को एनालाइज करते रहो कि मेरा क्या छूट रहा है, कौन सा फोर्स छूट रहा है, क्योंकि जब तक इतना कंप्लीट नहीं बनाओगे ना, तो आंसर आ ही नहीं पाएगा कभी, कभी नहीं, बहुत दिक्कत हो। ठीक है, इसको उतार लो वैसे उतारना चाहो तो, फिर आगे अब हम लोग बेसिक जितना था, नॉर्मल टेंशन एमजी सब सीख गए। ठीक है, अब थोड़ा कंसेप्ट पर आते हैं और क्वेश्चंस वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं। हो गया सबका? अब देखो, करना क्या है हम लोग, फिजिक्स में भी ये बेसिक इतना सीख गए, अब करना क्या है। तो कहीं भी अगर तुमको फिजिक्स में ये सब वर्ड देखने को मिल रहा हो, क्या देखने को मिल रहा हो, रेस्ट, या फिर देखने को मिल रहा हो इक्विलिब्रियम, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ऐसा लिखा हुआ अ सिस्टम इज इन रेस्ट, अ बॉडी इज इन रेस्ट, या बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, या बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इन तीनों का मतलब फिजिक्स में सेम है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि इन तीनों के केस में उस बॉडी पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो। सबसे पहला लॉजिक फिजिक्स का, कि कभी भी ये तीन अक्षर कहीं भी तुमको लिखा हुआ मिल जाए, तो उससे ये तुम समझ जाओगे कि उस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जी। ठीक है, अब नेट फोर्स जीरो का मतलब, अब देखो मेरे पास क्या क्या कंडीशंस आ सकता है, यानी सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एफबीटी, इसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है एफबीटी के अलावा, कि हमको एफबीटी ड्रॉ ही करना है। अब एफबीटी ड्रॉ करने के बाद तुम्हारे पास कितना केस आ सकता है, हम सारा केस यहाँ लिख देते हैं, उन्हीं से केस में से एक आएगा ही आएगा। सबसे एकदम बच्चा वाला केस आएगा जो 9 10 में पढ़ते थे, कि अगर इधर F1 फोर्स है और इधर F2 फोर्स है, और बोला जा रहा है कि यही सारा केस है, तो हमको पता है नेट फोर्स जीरो होगा, तो कोई बच्चा ही बता देगा कि इस केस में F1 किसके बराबर है, F2, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। सेकेंड केस अगर इस टाइप से आ जाए, F1 इधर है, F2 इधर है, और F3 इस साइड है, तो हम सिंपल बोलेंगे कि जो राइट साइड टोटल फोर्स है वो F1 प्लस F3 है, और जो तुम्हारा लेफ्ट साइड फोर्स है वो F2 है, यानी कि F1 प्लस F3 किसको बैलेंस कर रहा होगा, F2 को कर रहा होगा। उसके बाद क्या केसेस आ सकता है, F1, F2, F3, F4। इसमें भी हमको पता है कि क्या करते हैं, फटाफट दो एक्सिस ले लेते हैं, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो याद रखना, नेट फोर्स अलोंग एनी एक्सिस इज जीरो, यानी कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो तुम उस बॉडी पर कोई भी एक्सिस बनाओ, अगर रुका हुआ है तो कोई भी एक्सिस में देखोगे तो हर एक्सिस में नेट फोर्स जीरो आएगा, या हर एक्सिस में अलग अलग नेट फोर्स आएगा, क्या लगता है, बताओ। कि अगर अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो तुम कोई भी एक्सिस ड्रॉ कर दो, इधर 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 कोई भी एक्सिस ड्रॉ करो, क्या हर एक्सिस में नेट फोर्स जीरो ही है, जीरो ही आएगा, क्योंकि अगर जीरो नहीं हुआ तो मूव कर जाएगा, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि तुम कोई भी एक्सिस बनाओगे इस पे तो हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा। पर हम लोग इसमें क्या देंगे कि वी विल ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हमेशा आदत डालो कि हम जो एक्सिस लेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। किसी को लॉजिक पता है कि हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर ही एक्सिस क्यों चूज करते हैं, 120 डिग्री में क्यों नहीं, 60 डिग्री वाला थोड़ा अच्छा लगता है, डायग्राम भी अच्छा बनता है, 90 डिग्री वाला ही क्यों चूज करते हैं, कोई बता सकते हो इसका एग्जैक्ट मीनिंग या रीजन? नहीं ऐसा नहीं, वो तो साइड चेंज होने से क्या होगा, उससे तो कुछ है नहीं। देखो होता क्या है ना, कि अगर 90 डिग्री पर लेते हैं, हाँ बोलो बोलो। नहीं आसानी, देखो इधर देखो, इस 90 डिग्री लेने का रीजन क्या है, कि कभी भी कोई फोर्स अगर इस एक्सिस में है,
तो अगर हम उसका एक कंपोनेंट लेना चाहे 90 डिग्री में, तो हम एफ कॉस 90 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बताओ। और एफ कॉस 90 कितना होता है, एफ कॉस 90 नहीं, कॉस 90 कितना होगा, कितना, ठीक है। तो 90 डिग्री में लेने का रीजन इसलिए है क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 90 डिग्री में एक्सिस लिए तो ये एक्सिस वाला इस एक्सिस को परेशान नहीं करेगा। इस एक्सिस में जो भी कुछ होगा इस एक्सिस में कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। अगर हम 60 डिग्री में लेते तो क्या एफ कॉस 60 इसमें इफेक्ट डालता कि नहीं डालता, बताओ। डालता। इसीलिए हम लोग जो एक्सिस लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो एक्सिस लेंगे हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए। तो हमको पता है इस एक्सिस में इन दोनों का कोई काम नहीं और इस एक्सिस में इन दोनों का कोई काम नहीं, और हर एक्सिस में नेट फोर्स 0 होगा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे कि F1 F2 को बैलेंस कर रहा होगा और F3 F4 को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, ये चीज। अब और क्या क्या केसेस आएगा समझना ध्यान से। F1 F2 और इधर आ गया F3, एक केस ये वाला, और एक ऐसा बनाता है F1 F2 F3, ठीक है। अब बताओ कि इसमें और इसमें क्या करना है, क्योंकि हम लोग को डील इसमें ही करना है, इन दो लास्ट के दो में करना है डील। बताओ क्या करेंगे इसमें। अगर नेट फोर्स 0 दिया हुआ है तो हम इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। हाँ, अब देखो, हाँ अब यही से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतना सारा कुछ सब कोई पढ़ रखे होंगे। हम मेन डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट, बात स्टार्ट होता है कंपोनेंट्स कि किसका कंपोनेंट लिया जाए। यहां पर किसका कंपोनेंट लिया जाए, F3 का। यहां पर, ठीक है, बस यही। हाँ, बस अब अब ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, इतना हम हाँ, इतना हम सारा मिटा दें, इधर तो कोई जरूरत नहीं है शायद कि लिखोगे। हटा, इसको हटा देते हैं, हाँ, इस सब कोई। हाँ, चलो चलो ठीक है, हम लास्ट में यही दो समझाना चाहते हैं क्योंकि यही सब आगे काम में आएगा। फिजिक्स क्या बोलता है, देखो ध्यान से, फिजिक्स ये बोल रहा है कि तुम अगर ऐसा एक्सिस लिए तो किसका कंपोनेंट करना पड़ेगा, F3 का, ठीक है। तो F3 का कंपोनेंट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या फिजिक्स एकदम एग्जैक्ट बोलता है कि एक्सिस ऐसा ही लो, क्या एक्सिस ऐसा लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, कोई भी लिया सकता है, यानी कि वी कैन टेक परपेंडिकुलर एक्सिस इन एनी डायरेक्शन, यानी कि हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा भी ले सकते हैं, हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा भी ले सकते हैं, वो कोई रोक नहीं सकता, फिजिक्स ऐसा रोक नहीं सकता है। लेकिन हम अपने फायदे के लिए ये देखेंगे कि अगर हम इसमें प्लस वाला एक्सिस ले रहे हैं तो क्या सिर्फ F3 का ही कंपोनेंट करने के बाद मेरा आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। हम यहाँ भी प्लस ले सकते हैं, हम यहाँ भी प्लस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F1 F2 को कंपोनेंट करो, आंसर 100% सेम आएगा। लेकिन हम अगर हम एक्सिस इस टाइप से ले, अगर F1 F2 अगर परपेंडिकुलर है तो क्या फिर यहाँ से F3 का कंपोनेंट करने से आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो तो आसानी किस में पड़ रहा है, देखो तो, इसमें प्लस वाला में आसानी पड़ रहा है, किसमें क्रॉस में, तो किसमें पड़ रहा है, क्रॉस में। तो हाँ, तो ये चीज अब याद रखना, ठीक है, कि तुम परपेंडिकुलर एक्सिस कैसा भी ले सकते हो, इसमें तुमको कोई नहीं रोक सकता। किस केस में, जब नेट फोर्स 0, और तुम अपना फायदा देखो कि हम कैसा ले ताकि हमको आसानी पड़े, बस। मेरा यही इन दोनों में थोड़ा डिस्कस करने का यही लॉजिक था, बस, कि आज के बाद तुम एक्सिस किधर भी लो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सिस ऐसा लेना ताकि तुमको आसानी पड़े, ठीक है। और क्वेश्चन से ही कुछ कुछ स्टार्ट करते हैं और उसी में हम लॉजिक बताते जाएंगे, कंसेप्ट भी बताते जाएंगे, और सारे कंसेप्ट को बस तुम लोग को ये काम करना है कि उसको कॉपी में लिखते जाना
और जब भी क्वेश्चन मिले तो उसको अप्लाई करते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेस्ट का कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम जब क्वेश्चन किए थे, ये वाला जब क्वेश्चन किए थे, इसी पे आते हैं और इसी पे हम कुछ कुछ टेक्निक भी बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ठीक है, मान के चलो कि इसका 60 kg है आदमी का और इसका 40 kg है और ये दोनों हवा में लटका हुआ है और बोला गया है कि सिस्टम इज इन रेस्ट। धागे में टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। टेंशन कितना होगा ये बताओ, और नॉर्मल कितना होगा ये बताओ। चलो, हम एक बेसिक तरीका बताएंगे जो सबको करना है, उसके बाद हम कुछ टिप्स बता देंगे कि इसको हम बस देख के आंसर बता सकते हैं कैसे। पहले तुम लोग ट्राई करो कि करना किस टाइप से। गलत 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 गलत। बनाओ बनाओ, जब एफबीटी बनाओ, बिना एफबीटी के कभी हवा में आंसर मत दो। एफबीटी बनाओ, अच्छे से इक्वेशन से लिखो। नहीं नहीं नहीं, एफबीटी बनाओ, एफबीटी बनाओ, जब हम बार बार बोल रहे हैं एफबीटी बनाओ एकदम ईमानदारी के साथ, और इक्वेशंस लिखो, रेस्ट का इक्वेशन लिखो। आंसर आएगा जी, 100% आएगा, बस एकदम थोड़ा थोड़ा मेहनत करके बनाओ ना थोड़ा अच्छे से। 400 न्यूटन अभी भी गलत आ रहा है। सोचो कहाँ गलती हो रहा है। आराम से देखो, गलती होगा सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं, गलती बन रहा है तो हम पहले ही बताते, गलती से ही आदमी सीखता है, इसलिए बनाओ। हाँ अब सही आया। अब तुम बताओ कितना अटेम्प्ट करने पर सही आ रहा है तुम लोग का? हाँ? तो हम पहला है, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो देखो, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एग्जैक्टली पहला वाला टेंशन ऊपर, नॉर्मल ऊपर, और इसका mg कितना है 600। इसका अगर बनाए तो टेंशन ऊपर, नॉर्मल नीचे होगा, और इसका वेट है 400। ठीक है, और हमको पता है कि अगर ये सिस्टम रुका हुआ है तो ये आदमी भी रुका होगा कि चल रहा होगा, ये बताओ। रुका हुआ होगा, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ? n प्लस टी इज इक्वल टू 600, और इस पे क्या इक्वेशन लिखोगे? t इज इक्वल टू 10 + 400, है कि नहीं? अब तुमको नॉर्मल चाहिए तो क्या करो? अब तो खाली मैथ, सब कुछ नहीं, फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो गया काम। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो टेंशन देखो यहाँ से 500 आएगा और नॉर्मल यहाँ से 100 आएगा। ये हो गया एकदम बेसिक तरीका, सबसे बेसिक, मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपने आप को। सबसे पहले एबीडी बनाना है, लिख दिया है, रेस्ट है तो नेट फोर्स 0, केसेस देख लो, ये सारा देखो एक ही एक्सिस में सारा फोर्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको ट्राई करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको कैसे और मतलब जल्दी डील किया जाए। ठीक है, तो इसको समझो ध्यान से, हाँ, कि अगर ये सिस्टम रुका हुआ है तो अगर हम इसको पूरा एक सिस्टम ले ले, ध्यान से देखो बस इसको, यानी कि तुम किसी भी चीज को, जैसे कि अगर मेरे हाथ में अगर चौक है, समझना ध्यान से, किसका माइक ऑन है जी? बार बार इको हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे हाथ के ऊपर चौक रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम चौक को देखेंगे तो इस पे नॉर्मल एमजी दोनों लगेगा और मेरे हाथ पे भी नॉर्मल लगेगा। पर अगर हम इस पूरे को सिस्टम मान लिया जाए, ठीक है, तो फिर नॉर्मल और मेरे हाथ के बीच जो ये जो चौक और मेरे हाथ के बीच जो नॉर्मल होगा, वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये बताओ, अगर हम सबको एक इकट्ठा सिस्टम मान लिया। चलो इसको चलो इसको और अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जब हम अपना फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे तो हम कांटेक्ट में थे, तो मेरे ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, एक एमजी लगेगा, यही बनाइए।
ठीक है। तो क्या मेरे बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके अंदर कुछ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? मेरे हाथ में ये धागा भी बंधा हुआ था तो इसके अंदर एक फोर्स है, तो वो सब तो नहीं बना है, क्योंकि हम पूरा इस बॉडी को एक सिस्टम मान लिए, तो उस बॉडी के अंदर जितना भी फोर्सेस लग रहा होगा, ठीक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम इसको सिस्टम मान लिया, और तुम सिस्टम किसी को भी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको सिस्टम माने तो इसको ऐसे समझो कि इसको एक डब्बा में बंद कर दो कि इसके अंदर क्या था, अब हमको कुछ आइडिया नहीं है। अब बताओ, जब इसको एक पूरा एक डब्बा मान लिए तो इस पूरे डब्बे का टोटल वेट कितना हो गया? 100 kg को 1000 न्यूटन लिखते नीचे पूरा। और इस बॉक्स के ऊपर बोल सकते हैं दो धागा ऊपर है, देखो तो, हाँ या ना? तो ऊपर क्या बोल सकता है, 2T होगा। और अगर ये रुका हुआ है तो डायरेक्ट बोले 2T इज इक्वल टू 1000। तो टी का वैल्यू कितना आ गया देखो तो, 500। तो देखो हम कितना चीज स्किप कर लिए, ये सब सारा स्किप कर लिए। चीज समझे हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ। तो कभी भी तुम किसी को भी सिस्टम मानो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी को भी सिस्टम मानो। हाँ बताओ बताओ, कि नॉर्मल क्यों नहीं लिए? हाँ, अब तो एक, हाँ तो वही चीज है ना, यहाँ से टेंशन एक बार में पता चल गया तो तुम खाली बंदे को देख के बता सकते हो कि अगर टेंशन यहाँ पर 500 है तो नॉर्मल का डायरेक्ट वैल्यू 100 नहीं लिख सकते हैं। मतलब हम लोग ये दो इक्वेशन लिखना स्किप कर सकते हैं बस। और इसका, और ऐसा नहीं कि यहाँ बस दिख रहा है, इसका आगे हम खाली फायदा दिखाएंगे ना, तब तुमको लगेगा कि जहां जहां छह छह इक्वेशन लिखना पड़ेगा वहां पर एक लाइन में तुम आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए हम इसका कंसेप्ट यही बता देते हैं कि तुम किसी को भी सिस्टम ले सकते हो, किसी को भी। ठीक है, इसको उतार लो ये वाला पार्ट। ठीक है, और हम आगे बताते हैं। हाँ डाउट पूछो ना, डाउट एकदम पूछते रहो फटाफट। बस यही तो खेल है, यही तो सीखना है कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसको और इसको इस सिस्टम में लेना है। अगर हम मान के चलो कि इस पुली को भी ले लेते हैं साथ में, समझना ध्यान से, कि काम करो एक पुली भी आ गया सिस्टम में, तो बता जब, कैसे नहीं आता है, तुम पुली को लोगे तो ये धागा अभी भी बाहर से रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ हाँ, ये हाँ यही आगे पढ़ेंगे, T' 2T हो जाएगा, तो क्या फिर से यही इक्वेशन आएगा, देख रहे हो? अब ये तुम करो कि नहीं हम पूरा छत वत सब सिस्टम में ले लेंगे, लेने का ले लो लेकिन ये इक्वेशन ही नहीं। हाँ, अगर लेने का तो ले सकते हैं लेकिन तुम ये इक्वेशन लिख पाओगे फिर छत लेने के बाद? नहीं ले पाओगे ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि सिस्टम इस ऐसा मानो कि तुमको फायदा मिले। अब हम इसका सिस्टम में हम ये और इसका पैर ले सकते थे, अभी पैर को अगर देखे जाए तो इस पैर में यहाँ कितना फोर्स लग रहा है हमको क्या पता, इसलिए सिस्टम ऐसा मानो ताकि तुमको फायदा मिले। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि सर कैसे कैसे सिस्टम ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। अब एक चीज और, जैसे कि अभी ये बात को छेड़ दियो तो उसको पूरा कर ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है और ऊपर टी डैश है। ठीक है, अब भले अगर ये पुली रेस्ट पर है, समझना ध्यान से, पुली इज एट रेस्ट, तो हम लिख सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू 2T, हाँ या ना? हाँ, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर हम बोले कि पुली इज इन मोशन, अब क्या टी डैश इज इक्वल टू 2T लिख सकते हैं? अह, बस यही यही तो, अभी भी देखो, यहाँ भी ये लिखा जा सकता है, यहाँ भी ये लिखा जा सकता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेस्ट में कि मोशन में। ऐसा क्यों, इसका भी लॉजिक है। हम लोग जो पुली पढ़ रहे हैं उसका मास कितना है? तो अगर मासलेस है, मास जीरो है, तो भले इसका कोई भी ले लेते हैं, एक्सेलरेशन कुछ भी हो, तो एफ इज इक्वल टू जब एम ए लिखेंगे तो ये पार्ट नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब आज के बाद पुली चाहे रुका हो चाहे मोशन में हो, हमेशा उस पर नेट फोर्स जीरो रहेगा, हमेशा।
तो यानी यहाँ टी डैश किसके बराबर होगा, टू टी के बराबर। ठीक है, अब हमेशा रट मत लेना कि यहाँ टी टी है तो ऊपर टू टी है। ये डिपेंड करता है, कहाँ डिपेंड करता है, जैसे कि इससे पहले वाला जो हम लोग पुली पढ़े थे, जो पुली कुछ इस शेप में था, ऐसा था, टी टी और नीचे टी डैश। तो अगर ये वाला ऐसा रहता, देखो ध्यान से, टी और टी, तो क्या टी डैश किसके बराबर लिखते बताना जरा। टू टी, कोई दिक्कत नहीं, नीचे टी डैश है ऊपर टू टी है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर यही वाला कुछ धागा ऐसा रहा, तो क्या अभी भी टी डैश इज इक्वल टू टू टी लिखना सही होगा कि गलत है? गलत होगा। हाँ, अब कंपोनेंट लेना होगा। तो टी डैश, ये जो टी कॉस थीटा इधर आएगा तो ऊपर टू टी कॉस थीटा हो गया, और दोनों का जो टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो कैंसल मार देगा, कैंसल मार देगा। और ऊपर जो होगा, ऊपर टू टी कॉस थीटा होगा, तो टू टी कॉस थीटा यहाँ पे टी डैश। ठीक है, तो ये जब हो गया तो हम इसको बता दिया। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो पुली रुका हुआ है चाहे मोशन में है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बस नेट फोर्स जीरो करते जाएंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अब इसको उतार लेना कॉपी में, ये थोड़ा काम में आएगा, कभी देखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, इसको उतारो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स कितना घंटा पढ़ सकते हो? क्या बात कर रहे हैं, ये तो फिर चैलेंज हो जाएगा फिर। आह, चलो देखते हैं जितना देर हो सके आज पढ़ाते हैं फिर। चलो मिटाए हम। चलो, ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा एकदम, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत बनाए भी हो गए मुझे लगता है। कि अगर ये 3 kg है और इसका वैल्यू m है, तो m का वैल्यू कितना होगा अगर ये सारा कुछ रेस्ट में है तो? इतने में आंसर आ जाना चाहिए था जी, इसका मतलब। अच्छा, ड्राइंग बना रहे हैं, बना बना ड्राइंग बना। हाँ, 9 kg सही। कुछ नहीं, देखो सब खाली देखने में पुली उली बना लिया, कोई भारी चीज नहीं। अब देखो इस ये सब टाइप का क्वेश्चन कैसे डील करना है। ठीक है, तुम इस कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तुम एक धागा सेलेक्ट करो, कोई भी धागा जो पसंद है, कोई भी धागा, जैसे कि हमको ये धागा पसंद आ रहा है, तो इसमें मान लो टी, तो अगर इसमें टी है, सेम धागा टी, सेम धागा टी, सेम धागा टी, तो अगर इसमें टी है, इसमें टी है, तो इस धागे में बैलेंस करने के लिए इस धागे में कितना होना चाहिए, टू टी। ठीक है, और पता है लोग, पता है कंफ्यूज किस में रहते हैं, कि हम यहाँ टेंशन का डायरेक्शन किधर दें। अभी डायरेक्शन का बात ही नहीं है, डायरेक्शन का बात पता है कब करेंगे, जब तुम बॉडी को देखोगे। तो जब हम इस बॉडी को देखेंगे, इस बॉडी को, तो इस बॉडी को जब हम वॉच करेंगे, तो इस पे टेंशन का डायरेक्शन बोल सकते हैं ऊपर होगा दोनों पे, है ना। तो इस पे अगर डायरेक्शन ऊपर हो गया तो एम जी नीचे हो गया, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे थ्री टी इज इक्वल टू एम जी। और अगर इस पे बात किया जाए तो थ्री जी नीचे होगा और ऊपर टी होगा, तो टी इज इक्वल टू थ्री जी। या जो जो भी बोलो कि टी टी कैंसल, जी जी कैंसल, तो एम का वैल्यू यहाँ से आ गया नहीं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि पता है लोग, बच्चा परेशान कैसे होता है कि टेंशन का डायरेक्शन किधर है। जब हम इस पुली को देख रहे होंगे ना, ध्यान से देखना कि कैसे हम डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। जब इसको देखें तो टू टी ऊपर टी ऊपर, जब इस पुली को देखेंगे
तो टी ऊपर और 2t अब नीचे हो जाएगा। अब बोलोगे सर एक ही धागा में ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? तो वो ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है कि जब हम इसको वॉच कर रहे हैं तो इस पे 2t नीचे होगा, और जब हम इस बॉडी को वॉच करेंगे तो इस पे 2t किधर होगा? ऊपर होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब, हाँ, जब बॉडी को देखने के बाद ही टेंशन का डायरेक्शन डिसाइड करना, पहले से नहीं कि धागे में ही बता रहे हैं ऊपर नीचे, कभी नहीं। ठीक है। और ऐसा कोई जो, किसमें सिस्टम? बताओ किसको सिस्टम लेना है, बताओ किसको? अगर, हाँ, अगर हम पूरा सिस्टम ले लिए, चलो ये वाला, तो टी टी ये हो गया 2t, ये 2t, तो 4t इज इक्वल टू 3g+mg। तो यहां से ना तुम्हारा टेंशन निकलेगा ना मास निकलेगा। निकलेगा? बताओ, इसको सिस्टम लेने से निकलेगा? हाँ, अब ये कर सकते हो कि यहां से t का वैल्यू आ गया 3g। कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सब कुछ आ जाएगा। इसी से बोलो तुम जितना कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे। किस मामले में? हाँ, 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 इस, हाँ, ये वाला थोड़ा, अभी देखो हर चीज में तुमको लगेगा, जहां तलवार का यूज है वहां तलवार ही यूज करना चाहिए। वहां चलो तुम, पता चला बड़ा सा भाला ले आए तो वहां कोई दिक्कत नहीं, जहाँ सुई है वहां सुई का यूज करना है। अब यहाँ पर देखो निकल रहा है आराम से, और कोई मतलब ये नहीं कि इससे नहीं निकलेगा, इससे भी निकलेगा। जैसे ये बोला कि हम पूरा सिस्टम ले लिए, हमको नहीं समझ में आता टी टू टी हमको नहीं समझ में आता, ये पूरा सिस्टम ही ले लिए, तो हम यहाँ 4t = 3g+mg लिख लिए। और ये t अगर 3g है तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 12g = 3g+mg। जी जी जी, तो क्या m का वैल्यू जानना आया कि नहीं आया, देखो तो ऐसा इसलिए बोले कि फिजिक्स कोई जरूरी नहीं कि एक ही मेथड से बने, तुम जैसा सोचोगे वैसा निकलेगा आंसर, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसको मिटा दें। ठीक है, अब थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे आता है, और इंक्लाइन प्लेन पे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, एक अगर सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, हमको लगता है सब बना भी लोगे। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और यहाँ एक मास है, और इधर एक मास है, ये 5 kg है, और इसका वैल्यू m है। इसको इसको फिक्स कर दिया, ये वाला मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है। तो बोला गया है कि इस m का वैल्यू कितना होगा अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में है। बहुत आसान सा सिंपल सा केस। हाँ सारा ये फिक्स है, ये कहीं नहीं जाने वाला। बस ये दोनों स्लाइड कर सकता है, लेकिन बोल दिया कि सब कुछ अब रुका हुआ है। हाँ, नेट खत्म हो गया और बोल रहा था कि कितना देर में पढ़ सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। 10 आ रहा है, हाँ बिल्कुल, हाँ वही चीज है। देखो इस पे अगर हम टेंशन ऊपर बनाए, नीचे 50 बनाए, तो टेंशन 50 हो गया। अब इस पे अगर हम बनाएंगे तो देखो नॉर्मल इधर जाएगा, टेंशन कुछ इधर जाएगा, और mg नीचे जाएगा। तो भलाई किसमें है, प्लस वाला लेने में कि क्रॉस वाला लेने में? एक्सेस के साथ किसमें भलाई है? क्रॉस वाला। ठीक है, और बार बार पता है कंपोनेंट मत करो, हमेशा याद करना इंक्लाइंड प्लेन में ना mg का दो कंपोनेंट आता है। जो इंक्लाइंड प्लेन की ओर आएगा वो mg cos थीटा आता है कि mg sin थीटा आता है? sin थीटा। और उसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो mg cos थीटा। तो टेंशन आ गया यहाँ से mg sin 30। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें कि 50 = m × 10 और sin 30 हो गया 1/2। तो ये 10 5 से, ये 10 से, तो m का वैल्यू आ गया 10। इतना आसान क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं आएगा, हम बस एक ऐसे ही पता है, बस ये समझाने के लिए कि इंक्लाइंड प्लेन की और mg sin थीटा आता है।
अब इस क्वेश्चन को विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे? समझ, खाली समझो चीज को आसान से। तुम मोशन का डायरेक्शन देखो कि भले ये रुका हुआ हो, पर मोशन का डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं कि इस लाइन में ही हो सकता है, ऐसे कुछ इस टाइप से, सेंस इसी टाइप से होगा, या तो ये इधर ही जाएगा या इधर जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? तो तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में देखो, इसी डायरेक्शन में, और पूरा सिस्टम को देखो। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में इधर 50 खींचने वाला है इस तरफ, और इस तरफ एम जी साइन थीटा साइन 30 खींचने वाला है। बाकी ये टेंशन देखो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो कर रहा है। तो एक तरह से सिंपल बोल सकते हैं कि 50 को डायरेक्ट इक्वेट करो एम जी साइन 30 से। ये तरीका सीखो। ये जीरो और कैंसल, ये हो गया 1/2, तो एम का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, और ये फायदा देगा, कहाँ फायदा देगा हम बताते हैं। ये लॉजिक हमको कहाँ फायदा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन लिखने से भी आंसर आ रहा है, तो लग रहा है कि उतना क्यों सोचे हम, यहाँ से भी आंसर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, देखो ध्यान से बस, और देखो कि कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं इस चीज को। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, ये M1, ये M1 नहीं लेते, इसको लेते हैं 10, ये लेते हैं 20, और इसका वैल्यू M। अब क्वेश्चन में ये है कि बताओ M का क्या वैल्यू है कि सब कुछ रेस्ट कर रहा है, ये फिक्स है। अब इसमें तुम अगर फ्री बॉडी वाला मेथड से जाओगे, आंसर आएगा, हम नहीं मना कर रहे हैं, पर तुम खुद समझ रहे होगे कि तुमको इक्वेशन कितना लिखना होगा, फिर सबको सॉल्व भी करना होगा। क्या लग रहा है कि नहीं? लग तो रहा है। अब इसको देखो हम लोग कितना आसानी से बना सकते हैं, एक लाइन में आंसर बता सकते हैं, एक लाइन में। बस तुम ये सोचो कि अगर हम इसका मोशन का सेंस देखें, तो क्या इसका मोशन का सेंस कुछ ऐसा होगा? देखो तो, इसी डायरेक्शन में होगा। तो सिर्फ इस डायरेक्शन वाला फोर्स देखो कि इस डायरेक्शन में इधर 200 न्यूटन होगा। ये जो टेंशन है ये एक दूसरे को कैंसिल ही करेगा, इंटरनल फोर्स है। ये पूरे सिस्टम का बाहर से फोर्स लग रहा है कि सब अंदर का फोर्स है? बताओ। अंदर का फोर्स है, टेंशन अंदर का फोर्स है। ठीक है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो mg लेना है कि mg का कंपोनेंट लेना है, क्या लोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। या कंपोनेंट लेंगे, तो इधर आएगा mg साइन 30। और हमको पता है कि नॉर्मल और mg cos थीटा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कुछ कर सकता? इसको हम पहले ही समझा दिए। ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? देखो तो, ये जो नॉर्मल और mg cos थीटा एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये दोनों का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है उसका। उसी तरीके से यहां पर आएगा 10, यानी कि हो जाएगा 100 साइन 60। हो गया। अब एक लाइन में आंसर है, देखो ध्यान से, कि अगर इस सेंस में देखें तो बोल सकते, हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है, देखते हैं, आंसर देखते हैं। तो अगर हम इस टाइप से देखें, तो हम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि उस साइड से खींचने वाला 200 है, तो बोल सकते हैं क्या उधर वाला 200 इधर वाला दोनों फोर्स को बराबर कर रहा है, यानी कि mg साइन 60, mg साइन 30 प्लस 100 साइन 60। क्या ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? ये बताओ बढ़िया से, सोच समझ के। आराम से लिखा जा सकता है, कोई रोक भी नहीं सकता, है ना? तो बस एक लाइन में देखो आंसर आ जाएगा। इसको लिख सकता है 200 इज इक्वल टू 10 के जगह 5m लिखते हैं, क्योंकि कैंसिल होगा। 5m इंटू जी इंटू 10 लिख देते हैं, 50m लिखते हैं सीधा। और 50m ही होगा ना जी, तो 5m होगा, 5m होगा, 5 प्लस उधर हो जाएगा 100 साइन 60, यानी √3/2। ठीक है, अब कुछ करना नहीं, खाली मैथ्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ खाली मैथ्स है, बस 5 से कैंसिल कर। बिल्कुल सही। 10, 10 5 ये हो जाएगा, कैंसिल होगा 20 से, तो 10√3 सही है। नहीं, दो, दो कैसे होगा? 2 से 20 कैंसिल भी तो होगा। हाँ ठीक है, तो आंसर होगा 40 माइनस 10√3। अब बताओ ये लॉजिक आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वरना कि समझ लेना कि कितना क्वेश्चन लिखना पड़ता है। 1
दो, तीन, और इसमें T1 T2 सब आता है। समझे चीज को, है ना। तो तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, नेट भी खत्म ही हो गया तुम लोग को, है ना। और कल क्या करेंगे ना, अब थोड़ा, अब कोई बात नहीं, सबको देख के चलना है ना। तो अब एक काम करना, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, तो थोड़ा इसी टाइप से देखो, हम लोग को इस मेथड से नहीं पढ़ना है, ये बच्चों वाला मेथड है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। हम लोग को थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चंस को देखते ही किस लॉजिक से एक लाइन में बस आंसर लिखना है। वरना तुम समझ जाओ, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, जिसमें अननोन कितना आता, T1 T2 और M, तीन अननोन, तीन इक्वेशन, फिर उनको सॉल्व करना होगा, फिर M का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर। हाँ बोलो, बोलो बोलो। 500 500 कहाँ पर? कौन? सेकेंड लास्ट, ये वाला 5M कैसे आया? अच्छा, ये तो सिंपल सा चीज है, देखो, ये M × G है, और साइन साइन 30 1/2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं M × 10 × 1/2। तो 1/2 से ये 5 कैंसिल होगा, तो इसीलिए इसको 5M लिखे थे। समझे? हाँ 5M था। सेकंड वाले पे, ये वाला, इसमें साइन 30 क्यों लिए? देखो, इसलिए लिए ना कि देखो, हमको पता है कि ये जो बॉडी है इसी डायरेक्शन में ही स्लाइड कर सकता है, इधर उधर तो जा नहीं सकता। तो सिर्फ इस डायरेक्शन पे ही देखो कौन कौन सा फोर्स है, इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट कर दिया, तो mg cos थीटा इधर गया, और नॉर्मल इधर जाएगा, टेंशन इधर जाएगा, टेंशन को लेना ही नहीं है, वो इंटरनल हो गया। ये आपसे हाँ, ये 30 डिग्री कहाँ से आया, ये वाला? अरे ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, चलो तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलो थैंक यू। ओके, थैंक, ओके।